नमस्कार। टारगेट विथ एम के सर यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम निर्वाचन आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। निर्वाचन आयोग भाग 15 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था और इसी उपलक्ष्य में 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। जानते हैं कि निर्वाचन आयोग एक लोकतंत्र की आत्मा है। स्वच्छ एवं पारदर्शी चुनाव स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां लगभग 84 करोड़ मतदाता हैं। ये 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका आंकड़ा आया था कि 84 करोड़ लोगों ने मत का प्रयोग किया था। भारत विभिन्न जाति, धर्म और भाषा का देश है। यहाँ उग्रवाद, नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी समस्या भी है, अतः निर्वाचन चुनौतीपूर्ण है। फिर भी भारत के निर्वाचन ने जो मिसाल पेश की है वह विश्व में अद्भुत है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 में बताया गया है, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय हो सकता है। वर्तमान में एक अध्यक्ष हैं, एक अध्यक्ष व 2 सदस्य हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते समय वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श लेता है। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि एक निर्वाचन आयोग होगा जिसका कार्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना होगा। अनुच्छेद 325 में बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग का भेदभाव किए बिना, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग का भेदभाव किए बिना सभी को निर्वाचक नामावली में शामिल किया जाना। अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक मताधिकार। अनुच्छेद 326 में बताया गया है सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग कैसे किया गया? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया ताकि अधिक से अधिक युवा को राजनीति से जोड़ा जा सके। ध्यान रहे कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन एवं भत्ता भारत सरकार की संचित निधि से नहीं दिया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको भारत संचित निधि से, भारत के राष्ट्रपति को संचित निधि से दिया जाता है धन, लेकिन निर्वाचन आयुक्त को भारत सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है। देखिए, संचित निधि का मतलब होता है जो संसद द्वारा वेतन तय किया जाता है, तो उसे संचित निधि कहते हैं। और अन्य जो पद होते हैं, अन्य लोगों को दिया जाता है वेतन, और भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर रह सकता है तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। समय के पूर्व राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद से मुक्त हो सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति मुख्य न्यायाधीश की भांति हटाया जा सकता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है। अब मुख्य न्यायाधीश का मतलब कि उनको साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। देखिए, महाभियोग नहीं लगाया जाता है। महाभियोग का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 61 में उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग भारत में एकीकृत एवं एकहरा है और वहीं संघ तथा राज्यों का भी चुनाव कराता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी संघात्मक व्यवस्था है और भारत में भी संघीय प्रणाली है। लेकिन अमेरिका में दोहरी व्यवस्था है, यानी एक संघ का निर्वाचन आयोग होगा और एक राज्य का। यहीं उल्टा है, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में एक ही निर्वाचन प्रणाली है, यानी एक ही निर्वाचन आयोग जो है अन्य भागों में काम करेगी, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो लोकसभा, विधानसभा, किसी का भी हो, वो यही काम करेगी।
वहीं संघ तथा राज्यों का भी चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद सदस्यों का चुनाव करवाता है। विधान परिषद का भी चुनाव करवाता है। वह उपचुनाव करवाएगा, उपचुनाव करवाता है, मतदाता सूची तैयार करवाता है और मध्यावधि चुनाव भी करवाता है। मध्यावधि चुनाव मतलब समय पूर्ण, यानी 5 वर्ष जैसे चुनाव होता है कि 5 वर्ष बाद चुनाव किया जाएगा किसी कार्यकाल पूरा होने पर, उसके पहले भी यदि मान लीजिए चुनाव का आवश्यकता भंग हो जा रहा है तो उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। उपचुनाव भी करवाता है, मतदाता सूची तैयार करवाता है, राजनीतिक दलों को मान्यता भी देता है कि कौन सा पार्टियां राजनीतिक दल में शामिल होगी, तो वह मान्यता भी देता है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल घोषित कर सकता है। चुनाव के तिथियों की घोषणा करता है। निर्वाचन आयोग क्या करता है, चुनाव की तिथियों की घोषणा भी करता है। लेकिन देखिए एक क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। केवल वो राष्ट्रपति जारी कर देगा कि इस तारीख को इस जगह पर इस राज्य में चुनाव होगा या यहाँ होगा। तो अधिसूचना क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है कि चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति संघ के लिए जारी करता है। और राज्यों के लिए कौन जारी करेगा, राज्य के लिए राज्यपाल जारी करते हैं। राज्य के लिए राज्यपाल जारी करते हैं। राज्य के लिए राज्यपाल जारी करते हैं। ठीक है। चुनाव प्रचार प्रायः रात्रि 10 बजे तक ही हो सकता है और मतदान होने के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। प्रत्येक चुनावी सभाओं पर जिलाधिकारी की नज़र होती है और प्रत्येक की सीडी तैयार की जाती है ताकि किसी के विरुद्ध शिकायत होने पर निर्वाचन आयोग यह देख सके कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। इस प्रकार डीएम यानी जो जिलाधिकारी होते हैं, डीएम जिला में मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये परिसीमन आयोग का अध्यक्ष भी होता है। निर्वाचन आयोग सांसदों की अयोग्यता के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है। विधायकों की अयोग्यता के लिए संबंधित राज्यों के राज्यपाल को परामर्श देता है। संसद द्वारा समय समय पर पारित जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की योग्यता को निर्धारित किया जाता है। निर्वाचन की विसंगतियों को दूर करने के लिए समय समय पर विभिन्न समितियों का गठन हुआ। गठन भी हुआ था। इस देखते हैं कि कौन कौन समितियां थीं। तो इसमें दिनेश गोस्वामी समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति है और तारकुंडे समिति है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, दे देगा 4 ऑप्शन आपको, उसमें एक चॉइस करना पड़ेगा या पूछ देगा निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सी समिति है। तो तीनों याद कर लीजिए, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, तारकुंडे समिति। ये समितियाँ निर्वाचन आयोग यानी स्थानीय निकायों में पंचायत का चुनाव कराता है। दोस्तों आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों को दर्जा और क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा कैसे दिया जाता है। वर्तमान में जैसे पता है कि इस समय वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, और इसके अध्यक्ष इसमें कौन है, जेपी नड्डा। कांग्रेस के सोनिया गांधी, बसपा मायावती, बसपा बहुजन समाज पार्टी, ये भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा डी राजा इनके इसमें है अध्यक्ष। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, नेशनल पीपुल्स पार्टी कानराड संगमा इनके इसमें अध्यक्ष हैं और राकपा के सीताराम येचुरी हैं। ठीक है। तो कैसे इनको राष्ट्रीय पार्टी दर्जा दिया जाता है पार्टियों को, तो आइए देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। एक शर्त का पूरा करना आवश्यक है। इसमें एक शर्त आपको अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ता है। पहला शर्त यह है कि लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्य, अधिकतम कितने भी राज्य हो, जितने राज्य भारत में है, कम से कम 4 राज्य की कुल पड़े वैध मतों का, मतलब जितना वैध मत पड़ा है
का 6% मत तथा लोकसभा की 4 सीट पाना आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तब दिया जा सकता है जब लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मत का 6% मत पा जाइए तथा उसके साथ साथ 4 सीट पाना आवश्यक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये बताया गया है कि आप लोकसभा के चुनाव में कुल सीट का 2% कम से कम 3 राज्यों में पाना आवश्यक है। 3 राज्यों में आपको 2% सीट पाना आना है। मतलब इसमें से 550 सीटें हैं तो इसमें से कम आपको 2% न्यूनतम 11 सीटें आपको पाना अनिवार्य है। अगर 11 सीटें आप जीत जा रहे हैं तो आपको जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। किसी राजनीतिक दल को, अब हम क्षेत्रीय पार्टी की बात करते हैं, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए भी निम्नलिखित 2 शर्तों का पालन करना अति आवश्यक है। पहला शर्त यह है कि क्षेत्रीय पार्टी मतलब विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% तथा विधानसभा की 2 सीट पाना आवश्यक है। 2 सीट आपको पाना भी है और कुल जो वैध मत है उसका 6% पाना अनिवार्य है। दूसरी कंडीशन ये है कि विधानसभा की कुल सीट में कम से कम 3% या 3 सीट जो भी अधिक हो पाना आवश्यक है। तो इतना आप यदि पा जा रहे हैं तो आपको क्षेत्रीय पार्टी की दर्जा दे दिया जाएगा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा दल बदल पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया और समय समय पर कहा गया कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 15%, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितना होनी चाहिए 15% या 12, जो भी अधिक होगी, इससे अधिक या इससे कम तो हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा कर लिए। तो ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।